सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 18 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने राजनीतिक खबर है। कांग्रेस पार्टी को लेकर हम नहीं जाएंगे, हम सीधे मुद्दे पे आएंगे। कैसे अमेरिकी राष्ट्र के सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो होते हैं जैक सुलिवन साहब मिले हैं प्रधानमंत्री जी से। ये बड़ी बैठक है। इसमें आने वाले समय में कई नीति पर बात करी जा रही है। इसके अलावा हम आगे संपादकीय पे बढ़ते हुए देखते हैं कौन सी खबर है। आज संपादकीय बात करी गई है कुदरत के साथ बिगड़ता संतुलन, और यह लेख लिखा है ऋतुपर्ण दवे जी द्वारा। अब तो प्रकृति का बदलता स्वभाव सबको साफ समझ आने लगा है। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, लेकिन यकीनन किस्से कहानियों से लगता है जब गांव में खरपैल के कच्चे मकान होते थे और चारपाई पर घरों के बाहर गहरी और बेफिक्र नींद सोते थे। ना मच्छर का डर, ना बजब जाती नालियों की बदबू। मगर 2-3 दशक में ही सब कुछ तेज़ी से बदल गया। विकास के नाम पर बड़ी बहुमंजिल इमारतें, घरों की पतली सीमेंट की दीवारें और उनकी जल्दी ठंडे या गर्म होने से कमरों के अंदर का हर दिन बदलता तापमान हम सबको देखने मिलता है। तपते आंगन, तलवे जलाती कंक्रीट की सड़कें, घरों के सामने बजबजाती नालियाँ, बिन बिनाते मच्छर मक्खियाँ। बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी है लेखक ने। एक एक ग्रामीण क्षेत्र का हमको एक परिदृश्य दिखाया है जिसमें हमें ये एक इमेजिनेशन देने का प्रयास करा गया है कि कैसे गांव में पहले हम एक साधारण जीवन जीते थे। पेड़ की छाँव में सोते थे, अपने मिट्टी के मकान होते थे, उसी तापमान में सामान्य जीवन जी लेते थे। आज की तारीख में यही इन्होंने एक कंपैरिजन करा है सटायरिकल, कि अब आ गए हैं कंक्रीट के मकान, जिसमें कंक्रीट के गर्म या ठंडे होने से अंदर का तापमान बदलता रहता है। नालियाँ नालियाँ निकल आई हैं क्योंकि अब हम विकास कर गए हैं, है ना, विकसित हो रहे हैं। तो मच्छर और बदबू का एहसास होता है। पेड़ तो हमने काट ही दिए हैं, तो पेड़ तो रहने दीजिए, अब अंदर ही रहने का मन करता है। और अब तो गांव में भी एसी लग चुका है। इतना इतना अंतर हो गया है, मगर खुशी तो यही थी। सुविधाएं यहाँ हैं, मगर संतुष्टि यहाँ थी। मगर विडम्बना है कि सारा कुछ जलवायु परिवर्तन के सिर पर मढ़ कर बेफिक्री की चादर ओढ़ी ऐसी कूलर और मच्छरदानी के अंदर कैद होकर भी नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति के जिस बदलाव को हमने देखा है वह किसकी देन है। संकट में कौन है? पृथ्वी, आसमान, पाताल, इंसान या सभी? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, इसका असर जलवायु पर कितने व्यापक तरीके से पड़ रहा है सब सामने है। हर वर्ष बदलता मौसम, समुद्र का बढ़ता स्तर, बर्फ़ का लगातार पिघलना, लू, भारी बारिश इत्यादि, ये सब संकेत हैं जलवायु परिवर्तन के। मगर इन सब में हमारा भी योगदान है। पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैसों की गर्मी को रोकने वाले गैसों का एक प्रकृति प्रदत्त आवरण है। इसकी तुलना उस कंबल से की जा सकती है जो पृथ्वी का उतना ही गर्म रखती है जितनी ज़रूरत है। मगर अब यह ही दूषित हो जाएगी, संतुलन भी तो बिगड़ेगा ही। ग्रीनहाउस गैसों से संतुलन का यह आवरण जितना डगमगाएगा या दूषित होगा, ग्लेशियर भी उतनी जल्दी पिघलेंगे। हम यहाँ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग में बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे असल में क्या है कि प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर होती है, यूवी रेस को रोकती है, और एक जो नेचुरल फॉर्मेशन है ऊपर एटमॉस्फेयर का, हमने देखिए पॉल्यूशन करके फैक्ट्री से खासकर इंडस्ट्री से खा देखिए, हम लोग नहीं सिर्फ, अगर कोई आपसे ये कहते भैया तुम एसी चला रहे हो तुम पोल्यूशन कर रहे हो बस, या तुम कार से चलते हो तुम पोल्यूशन कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं, बस ये लोग भी, हम लोग जितना करते हैं उससे ज़्यादा फैक्ट्री और धुआं करते हैं। आपकी गाड़ी जितना करती है उसका 40 गुना एक मिलिट्री का टैंक करता है। अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, इसराइल फ़लस्तीन वॉर हो रहा है, आपको पता है वहाँ का एयर क्वालिटी तब बेकार हो चुका है।
जितना किसी की गाड़ी का एसी चला के गाड़ी का पॉल्यूशन जो होता है, नॉर्मल कार चलती है, उससे 40 गुना ज़्यादा टैंक का होता है पॉल्यूशन। तो बहुत सारे कारण हैं। तो इससे क्या हो गया, हमने जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है नेचर का डीके होने का फिर क्रिएट होने का, हमने इसे चेंज कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर में होल्स हो जाने से यूवी रेज एंटर हो रही हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर पहले नॉर्मल डे टाइम में गर्म होता था, है ना, नाइट टाइम आता था ठंडा हो जाता था, हमने ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया है। हमने कोई सूरज चांद को नहीं बदल दिया है, हमने वो गर्मी और ठंडी में परिवर्तन कर दिया है प्रदूषण के कारण। जो आपको आप वेबसाइट पे देखिएगा, मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है अर्बन हीट आइलैंड्स को लेकर, तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये परिवर्तन मनुष्य मानव जनित है। ऐसा कब तक चलेगा, क्यों चलेगा? जन्मे अजन्मे और गर्भस्थ संतानों को तो पता भी नहीं वह हमारे प्रकृति विरोध अपराध के वातावरण में इस धरती पर हैं या होंगे और बेकसूर होकर भी भुगतेंगे। केवल मानव नहीं, जानवर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका क्या कसूर है? देखिए, हमें तो कोई जानवर दिखा नहीं ना जो गाड़ी चला रहा होगा, जो फैक्ट्री में काम करने जा रहा होगा, ये तो सिर्फ एनिमेटेड मूवीज़ में दिखता है। हमने मतलब मनुष्य ने अपने जीवन को बेहतर करने के आस में, जीवन को और सुगम बनाने के आस में कुदरत के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर दिया है कि चीज़ें बिगड़ गई हैं, है ना। अब देखिए, ग्लेशियरों की आए दिन पिघलने की खबरें आती रहती हैं। अब आर्कटिक आप बढ़ेंगे तो आर्कटिक का जो ऊपर क्षेत्र है, वहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर के पार्ट्स होते हैं वो पिघल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे समुंदर में रास्ता निकल, ये जो आर्कटिक के पास की बर्फ़ पिघलने से वहाँ पे कई देशों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि शिपिंग के लिए रास्ता निकल के आ रहा है, समुद्री व्यापार के लिए रास्ता। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि बची कुची जो और काबियात है वो भी पूरी हो जाएगी। अगर वहाँ पे शिपिंग बढ़ जाएगी आर्कटिक से ऊपर, तो वैसे ही सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमने तो पूरा पर्यावरण को परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, जल स्तर बढ़ ही रहा है। दूसरी बात, हम देखिए कैसे बारिश और जो नेचुरल मानसून होता है, मानसून से तो नहीं मतलब बारिश से बेसिकली हम खिलवाड़ कर रहे हैं। अब लेखक ने इसमें हमारा ध्यान केंद्रित करा है क्लाउड सीडिंग पे। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अ, अपने आप से बारिश करा सकते हैं सिल्वर आयोडाइड और थोड़ी स्पार्किंग करा के। असल में क्या होता है, प्लेन ऊपर जाता है, बादलों में छिड़काव करता है, सॉल्ट टाइप का कंटेंट होता है ये, और उसी के पीछे एक रॉड लगी होती हैं, उन रॉड में स्पार्किंग हो रही होती है, करंट निकल रहा होता है। उससे क्या होता है, देखिए हम जानते हैं बारिश कैसे होती है। आयंस होते हैं ना, चार्जेस होते हैं जब बादलों में, फिर जब इनमें घर्षण होता है, तो यही आयनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइजेशन क्लाउड सीडिंग में प्लेन के द्वारा कराया जाता है। तो ये भी तो हमने जलवायु परिवर्तन में खुद कुछ मौसम परिवर्तन कर दिए हैं, है ना। अब देखिए, जो बारिश नॉर्मली होनी थी, उन बारिश कब हो रही है, जो एवापोरेशन ह्यूमिडिटी लेवल में आ जाती है, नमी ज़्यादा हो जा रही है और सर्टेन कंडीशंस हैं, तो बारिश हो रही है। अब हमने उन कंडीशंस की जगह खुद ही बारिश करवा दी, तो यही नेगेटिव बन जाता है ना। जैसे मान लीजिए अब हमें कभी कभी चोट लग जाती है, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि भैया इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत छेड़ो, ये अपने आप सही हो जाएगी। मगर अगर हम इसको उस चोट को पर्टिकुलरली ज़बरदस्ती छेड़ देते हैं, तो वो भले ही जल्दी उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, मगर उसके कुछ निशान छूट जाते हैं जो शायद नेचुरली नहीं छूटते। ये चीज़ें होती हैं, है ना। हमने जो नेचुरल साइकिल ऑफ ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया है। प्रकृति के प्रकोप की भारत में भी ना जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं तो पश्चिम में लंबी तटरेखा से घिरे हमारे देश का लगभग पूरा भौगोलिक क्षेत्र
किसी न किसी प्रकार के जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। ये भी सच है कि 80% से अधिक लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं से हर समय घिरा रहता है। आज भले शहर और गांव की आबादी को अलग-अलग देखा जाता है, लेकिन भव्य तथ्य यह है कि शहरी आबादी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में सबसे ज़्यादा है। आधुनिक कहे जाने वाले शहर और महानगरों की पोल पहले ही बारिश में खुल जाती है। लगता नहीं कि यह सब अनियंत्रित तथाकथित विकास की देन है। अब देखिए, बारिश में हमने देखा ही है ना कि कैसे पूरे शहरों में वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी भर जाता है सब जगह। समस्या है, हमने विकास के नाम पे बड़ा परिवर्तन करा है। अगला है हादसों की पटरी। ये बेसिकली हाल ही में हुए रेल हादसों को लेके है। अब देखिए, इसमें आप देखिएगा कि कैसे हमें, आप क्या इसमें पढ़ेंगे, आप इसमें कवच प्रोग्राम के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, कैसे कवच प्रोग्राम से ट्रेन कोलिजन को रोक सकते हैं। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि अभी तक इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। ठीक है, और रेलवे अभी भी रेलवे मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रेन क्वालिटी मैनेजमेंट में आगे आते हैं। अब इसीलिए देखिए, बार बार क्वेश्चन मार्क कितना बढ़िया लेखक ने भी उठाया है कि विचित्र है कि बुलेट ट्रेन चलाने का नक्शा खींचा जा रहा है, वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार गाड़ियाँ बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, मगर पटरियों को सुगम बनाने के लिए जो ज़रूरी संसाधन चाहिए वह नहीं जुटा पा रहे हैं, है ना। ये भी बड़ी समस्या है। सबूत पर पर्दा अगला लेख है। किसी की हादसे के बाद हुए कारणों जांच एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है जिसमें तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाती है, मगर कई मामलों में असली दोषी पकड़ पकड़ में नहीं आते या जांच की रपट किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है। जाहिर है, इसीलिए किसी न किसी स्तर पर सबूतों को नष्ट करना, तथ्यों से छेड़छाड़ करना वाजिब हो जाता है। कुछ समय पहले गुजरात के राजकोट में खेल परिसर में लगी आग में जैसे त्रासदी सामने आई। एक गेमिंग जोन बेसिकली गुजरात के राजकोट में था, उसमें बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे और उसकी उसी के पास में जो गेमिंग जोन था जहाँ पे सारे गेम्स खेलते हैं लोग, तो वहाँ पे पास में कुछ काम चल रहा था वेल्डिंग वेल्डिंग का। तो वहीं से स्पार्किंग शुरू हुई बिल्डिंग के बिल्कुल निकट। ठीक है, उसी बिल्डिंग के कैंपस में। तो यहीं पे स्पार्किंग वगैरह शुरू हो गई, वेल्डिंग की मशीन ऑन रह गई थी। तो वही आग बढ़ते बढ़ते पूरे कैंपस को अपने में जला गई। अब पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक राजकोट नगर निगम के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खेल परिसर की पहले से तैयार की गई एक योजना को मंजूरी दी गई। फिर आग लगने के एक दिन बाद पिछली तारीख में प्रविष्टि दर्ज का सबूत नष्ट किए गए। इस संदर्भ में अगर ऐसे तथ्यों पर गौर किया जाए तो यही सामने आता है कि कई मामलों में पहले सारे नियम कायदे ताक परख कर किसी गतिविधि को संचालित करने की इजाज़त दे दी जाती है या फिर उसे आँख मूंद ली जाती है। फिर अगर इन्हीं हालात में कोई हादसा हो जाता, मामला तूल पकड़ता है, तो असली दोषियों को बचाने की कोशिश शुरू हो जाती है। देखिए, सिस्टम तो ऐसा ही हो चुका है अब। एनओसीज, अलाउंस, परमिट्स सब पैसे देके मिल जा रहे हैं और लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ करी जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 2017-18 में करोल बाग में होटल में आग लगी थी और होटल बड़ा होटल था, होटल बिल्कुल करोल बाग में था दिल्ली के। बड़ी आग लगी थी, बहुत सारे नियम फायर के धज्जियाँ उड़ा दी थी होटल ने। ठीक है, दूसरी बात, फायर ब्रिगेड खुद आग को काबू पाने में कई घंटों लगा दी, 6 घंटे से ज़्यादा समय लगा था, रात भर आग बुझाती रह गई थी, लोग मर गए थे, लोग खिड़कियों से कूद के भाग रहे थे होटल की। तो क्या उसके बाद से दिल्ली में होटलों का परमिट मिलना मुश्किल हो गया या स्ट्रिक्ट नियम हो गए हैं? नहीं, उस घटना के 2 साल बाद एक और घटना हुई थी। मतलब चीज़ें वैसे की वैसी रहती हैं। हमको गुड गवर्नेंस और नियम कायदे कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना मासूम जानें ऐसे ही जाती रहेंगी। इसके अलावा अगला लेख है संवाद, जिसमें यूक्रेन की बात करी गई है। आप अध्ययन कर लीजिएगा, मैं सारे आर्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ूँगा, ताकि आप भी खुद से अध्ययन करें कुछ। पर्यावरण बचाने के लिए बहुत बढ़िया लेख है। देखिए, हमको ज़रूरत है एक मजबूत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। अभी भी देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए या फिर हमारा क्लाइमेट चेंज कंट्रोल के लिए ऐसे कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है जो पावर्स भी इसके पास हो। ठीक है, एनजीटी वगैरह ऑलरेडी इतनी ओवरलोडेड केसेस में चल रही है,
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और मिनिस्ट्री तो अपना काम पता नहीं क्या ही करती है, हमें ज़रूरत है। दूसरी बात है इसमें एक तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ठीक है, बहुत चीज़ों के आंकड़े गलत ही दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात करी है EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये तो कई बार खबरों में भी आया है कि एनवायरमेंट, आप ये पढ़िएगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बेसिकली हर प्रोजेक्ट का करा जाता है कि उसके होने से वहाँ पे क्या मतलब पर्यावरण पर असर पड़ेगा, उसको लेके है। तो इसको भी सही से नहीं माना जा रहा है ना। 2006 का अधिनियम है, मगर देखिए ग्राउंड लेवल में मेन समस्या ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत गलत है, ठीक है। बाकी अब आगे एक बार का दिन आप पूरा करिएगा, पूरा ही एक बार पढ़ा करिए। क्विक एनालिसिस तो सिर्फ मैं करता हूँ, ताकि आपका समय रहते कुछ शॉर्ट में हो पाए समझने का काम। बाकी आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।